नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फरीदाबाद में एक युवक ने डंडों से कई बार पशु को पीटा है और उसको मार मार कर घायल कर दिया है। बता दें कि पशु को बुरी तरह से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते गौ सेवक शिवा दाहिया ने डंडे से मारकर नंद की घायल करने वाले शख्स को प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग तक की है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक शख्स ने गाय को पीटा है और उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद से वो जमीन पर गिरता है, जहां पर नंदी मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि फरीदाबाद की खबर है, जहां पर लाठी डंडों से पीटते हुए युवक का वायरल वीडियो हो रहा है और ऐसे में अब पुलिस से संज्ञान लेने की बात कही जा रही है। फरीदाबाद में पशु को बुरी तरह से पीटा गया है, पीट कर लाठी डंडों से उसे घायल कर दिया गया है। तो इसके बाद से गौ सेवक ने गिरफ्तारी की अब मांग की है। मेरा नाम है गौ सेवक शिवा दाहिया। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है सेक्टर 58। एक नंदी महाराज है, उनको एक राहुल नाम के लड़के ने बल्लियों से और बहुत ही बुरी तरह से मारा है। बल्लियाँ उनके सर पे मारी हैं और बहुत सारे वार किए हैं। मतलब बहुत ही देखा जाए तो एक अपराध, ये दंडनीय अपराध है। और जिस हिसाब से उन्होंने ये नंदी महाराज को मारा है ना, इस राहुल नाम के लड़के ने, ये बहुत ही गलत है। तो हम तो ये कहेंगे कि सेक्टर 58 थाने के अंतर्गत ये केस आता है और सेक्टर 58 थाने के जो भी प्रभारी हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, इसको संज्ञान में लेकर और इस पर बहुत सख्ताई से जांच करें। जांच तो वैसे करने का विषय है नहीं ये, तो क्योंकि वीडियो सामने आई है और वीडियो वायरल भी हुई है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में लेकर दंड देने से अच्छा दंड जो मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अपराध भरा मामला है। एक गोवंश को जिसे पूज्य मानते हैं हम, हमारा सनातन धर्म पूज्य मानता है, उसके साथ इस राहुल नाम के व्यक्ति ने कितना घातक वार किया है। कम से कम 10-12 बल्लियाँ मारी हैं और इतनी बुरी तरह से मारी हैं कि वो नंदी महाराज मरते मरते ही बचे हैं। वहाँ टाइम पर मौके पर गौ सेवक पहुँचे, ट्रीटमेंट दिया गया तो नंदी महाराज की जान बची और अभी भी वो सीरियस ही हैं। फरीदाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मकान मालिक द्वारा महिला किराएदार के साथ अपने सगे भाई और ताऊ के लड़के के साथ मिलकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दुष्कर्म के 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि फरीदाबाद में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। ऐसे में भाइयों के साथ मिलकर महिला का दुष्कर्म किया गया है। तो वहीं आरोपी जो है वो मौके से फरार हो गए हैं, जिसके बाद से पुलिस अब लगातार तलाशी में जुटी हुई है। ये 3 तारीख और 4 तारीख की मॉर्निंग की बात है। 1:15 पर मेरे पास कॉल आई थी प्रदीप की, और मैंने तीनों ने फोन, मतलब प्रदीप ने फोन करके मेरे को बुलाया था बराबर वाले रूम में, भैया कह के मैं बोलती थी। और उसके बाद मैं आ गई नीचे, तो मेरे को 3 लोगों ने ले जाके अंदर जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मेरे को 3:15 बजे इन लोगों ने छोड़ा है, प्रदीप, रोहित, कपिल। उनने कहा था मेरे से फोन करके, बहन मेरे को तेरे से बात करनी है, रानी नीचे आ 1 मिनट के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब से पहले भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मेरे को ऐसा लगे कि मेरे साथ आज इस घटना को ये अंजाम देंगे। एक भाई के रिश्ते पे विश्वास करके मैं आ गई थी। अब से 6-7 महीना पहले मैं यहाँ रह रही थी ना, मेरे बच्चों के साथ खूब बढ़िया, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव था इनकी फैमिली का भी, इनका भी। एक महिला ने ओल्ड थाने में आकर एक शिकायत दी कि वो उसके मकान मालिक ने और उसके 2 भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें पुलिस में FIR दर्ज करके मकान मालिक प्रदीप को जो है अरेस्ट कर लिया। ये मामला अहिरवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद का है। प्रदीप जो है उसकी एक किराएदार थी विक्टिम जो है, और प्रदीप और उसके भाई जो है अपना रोहित, दोनों के खिलाफ उसने एलिगेशन लगाया कि प्रदीप, रोहित और एक कपिल जो उनके ताऊ का लड़का, इन तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है। पुलिस के पास थोड़ी देर के लिए उसका फोन जरूर था, लेकिन पुलिस ने फोन वापस कर दिया था बिना कोई छेड़छाड़ की। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। FIR दर्ज उसकी, एक आरोपी अरेस्ट किया जा चुका है। शिकायतकर्ता के बयान हो चुके हैं कोर्ट में, और अभी जो है अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है, वो घर से फरार है। सिविल हॉस्पिटल में सिविल सर्जन द्वारा 135 टीबी के मरीजों को 1 माह की दवा वितरित की गई और ये तमाम दवाइयां जीवन दाय फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि कई बार हेडक्वार्टर से
दवाइयां आने पर देरी हो जाती है और ऐसे में वो सामाजिक संस्थाओं की मदद लेते हैं, जिसके चलते आज जीव दया फाउंडेशन द्वारा 135 मरीजों को टीबी की दवा वितरित की गई और इस मौके पर मरीज और उनके परिजनों ने दवा मिलने पर खुशी जताई। आपको बता दें कि फरीदाबाद जिले में 10,000 से ज़्यादा टीबी के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। जी आज सारी दवाई मिल गई है और दवाई पूरी 30 दिन की दी गई है हमें। जी राहत है, इससे पहले से काफ़ी राहत है, पेशेंट को काफ़ी राहत है इससे पहले से। हाँ, इससे बीच में पहले हमें खरीदनी पड़ी थी दवाई, लेकिन अब तो मिल गई पूरी दवाई। इलाज बीके ये सही से इलाज था, लेकिन बीके में कार्ड बनाया है और यहाँ से हमारा पिछले साल 2024 से कार्ड बनाया है और दवाई हमें मेडिसिन इशू हो रही है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन बाद में इन्होंने सुभाष सर हमारे धर्मवीर सर है डॉक्टर साहब, इन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की मेरी दवाइयों की तरफ से। मैं इन तरफ से कोई वो नहीं है मुझे। हाँ, शुरू में हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी मदद की है दवाई के लिए। मैं इनकी तरफ इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे दवाई के लिए बहुत, और हमारे यहाँ सेंटर है, सेंटर पर भी दवाई पहुँचा देते हैं, खुद फ़ोन करके बुला लेते हैं दवाई के लिए। तो ये मेरा मैसेज कल आ गया था सर, इनका डॉक्टर साहब गिलास साहब का मैसेज आया हुआ जी, कल ही आ गया था कि आपको सभी को 1-1 महीने की दवाई दी जाएगी। और मैं आप कंपनी से गेट पास लेकर दवाई लेने के लिए आया हूँ। जब भी दवाई की कोई बात होती है तुरंत ही मुझे फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है। जी आज सारी दवाई मिल गई है और दवाई पूरी। फरीदाबाद में एक बार फिर से सिटी बस चालक के साथ 3 बदमाशों ने मारपीट की। घायल अवस्था में सिटी बस चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है और इस पूरी घटना में चालक के सर पर गंभीर चोट आई है। दरअसल पूरी घटना बीते रात की बताई जा रही है, जहां पर सिटी बस चालक अपनी बस को लेकर सवारियों को छोड़ने के लिए मझावली जा रहा था और तभी नवादा गांव के रहने वाले युवक ने सिटी बस चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी और ऐसे में इस पूरी घटना में बस चालक के सर पर काफ़ी चोटें आई हैं, जिसके बाद से घायल अवस्था में चालक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। झगड़ा कुछ नहीं जी, मैंने मझावली अड्डे पे अपनी सवारी उतारी, तो एक शराबी गाली दे रहा था, तो मैंने सवारी उतारे तो 2 लोग और आए और बस में चढ़ गए। बस में चढ़ के हाथापाई करने लगे। उसमें एक बंदा हमारे ड्राइवर ही है, अपने बस चलाता है सिटी बस, पवन नागर नवादे का। 2 लोग पहचान में नहीं आए। वो कोई डिपो में अधिकारियों से कोई झगड़ा हुआ है इसका। उसको लेके कह रहा है भी तुम हड़ताल करो, बस खड़ी करो, तुम क्यों चला रहे हो मेरी। जब झगड़ा हो गया ये इस बात को लेकर। झगड़ा कुछ नहीं जी, मैं फरीदाबाद के गवर्नमेंट ITI में छात्र छात्राओं को एड्स और नशे के प्रति विशेष अभियान के तहत जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल हॉस्पिटल और रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों ने छात्रों को विस्तार से एड्स और नशे के प्रति जागरूक किया। साथ ही बताया कि एड्स की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे फैलता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो वहीं युवकों को विभिन्न प्रकार के नशों के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति भी जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि कोई नशे का आदी हो जाता है तो उसकी आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है। तो वहीं छात्र छात्राओं ने भी कहा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसको वो अपने अन्य साथियों के साथ भी साझा करेंगे। जी हमने इससे ये समझा है कि जैसे एड्स किसी बंदे को हो जाता है तो उसके सिम्टम्स है बुखार आना, ठंडा लगना, अचानक सर दर्द होना, ये बहुत सारे सिम्टम्स है। और जैसे उससे बचाव से जैसे वो हो जाता है किसी का, मतलब किसी बंदे को एड्स है, अगर उसकी क्या कहते हैं ब्लेड हमने यूज़ कर ली, जैसे नाई यूज़ नहीं कर लेता है, उससे हम क्या कहते हैं यूज़ कर ले तो हमें भी एड्स हो जाती है। और ये सब चीज़ों से हमें क्या कहते हैं हेल्पलाइन नंबर भी हमें बताई गई हुई है 1097 के रिगार्डिंग हमें कॉल करनी है। और नशे मुक्त में ये हम बता रहे हैं कि जिससे हमें नशा तो करना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर कोई नशा कर रहा है तो हमें उसको क्या कहते हैं रोकना चाहिए या उसको उस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इसमें भारत सरकार ने भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो किया है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा जो है ना ड्रग्स का चल रहा है। इसके लिए हमारे हरियाणा सरकार जो है बहुत कदम उठा रही हैं और जो भी जितने भी छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर सोल्यूशन ड्रग्स हो गया, इंजेक्शन हो गया और काफ़ी सारे हैं नशे का पदार्थ वो यूज़ कर रहे हैं। तो सरकार को अच्छे से कदम उठाना चाहिए, पोस्टर लगवाना चाहिए और इसको बैन करवाना चाहिए। आज यहाँ पर हमें ITI ने मौका दिया है कि हम जो छात्र हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाए HIV एड्स की और जो ड्रग एब्यूज है जो हमारे अब दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है,
जो जितने भी यूथ हैं, तो हमने इसके लिए हम इनको जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं। और हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने एक RRC क्लब बनाया है, रेड रिबन क्लब, जिसके तहत हम सभी कॉलेजेस में जाके उनमें जागरूकता फैलाते हैं। श्री विजेंद्र सिंह सोरोत सचिव महोदय के निर्देश अनुसार अवेयरनेस कैंप कॉलेज, स्कूल्स, पब्लिक पैलेस में लगाए जाते हैं कि लोग नशे के प्रति अवेयर हों। आजकल जितना भी यूथ है जो यंग है, सबसे ज़्यादा नशे की ग्रस्त में आ चुका है। धीरे धीरे देश खोखला हो चुका है। बच्चों को अवेयर करने के लिए कॉलेज में, स्कूल में अवेयरनेस कैंपिंग लगाए जाते हैं, जिससे वो नशे से दूर रहें। कैसे नशे की ग्रस्त से बचा जा सकता है, जैसे कि पीयर प्रेशर, जैसे एक दूसरे दोस्त को ज़बरदस्ती पिलाती हैं, वो मना करते हैं, उसके बाद भी फिर दोबारा फोर्स करते हैं। दूसरा एक शौक के तौर पे, आजकल यूथ में, बच्चों में क्या है कि शौक के तौर पे शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें धीरे धीरे ये खुद को नहीं पता होता कब उसकी ग्रस्त में आ चुके हैं नशे की। हमारे जो अलग अलग इवेंट्स के हमारे विभाग की तरफ से हमें अलग अलग निर्देश प्राप्त हुए हैं कि भाई आप लोगों को अलग अलग डेट्स में अलग अलग इवेंट्स करवाने हैं और वो जागरूकता, बच्चों को जागरूक करना है उनको। तो जैसे अभी हमारा 26 नवंबर को भी संविधान दिवस के बारे में हम लोगों ने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी और बीके जो हमारा बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ से जो हमारी टीम है उनसे संपर्क करके हम लोगों ने विशेषज्ञों को बुलाया गया है और विशेषज्ञों के द्वारा हम अपने बच्चों को अवेयर कराते हैं अलग अलग इवेंट्स के बारे में। जैसे अब आज हमारा एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो बीके हॉस्पिटल से जो हमारी टीम आई हुई है उन्होंने उसके बारे में बताया, उसके बारे में अवेयर कराया। वो बहुत ही बच्चों को आगे फ्यूचर में अवेयर करा रहा है कि भाई आगे आप लोगों को कैसे संभलना है, कैसे इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, कैसे अपनी इस बीमारी से हम अगर किसी को हो भी जाती है तो उसको कैसे हम निवारण कर सकते हैं। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और यहां पर देर रात चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार संदिग्धों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान और नकदी भी बरामद किया है। तो वहीं घायल बदमाश की पहचान कर ली गई है। पुलिस के अनुसार ये शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर चोरी और लूट के करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। फरार साथी की तलाश में इलाके में कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है और उधर घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। आज रात्रि करीब 10:15 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोदी नगर से प्रीत विहार जाने वाले रास्ते पर संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम शाहिद उर्फ शहजाद, जो कि करीमपुरा का रहने वाला है। उसके पास से थाना कोतवाली नगर से कुछ समय पूर्व हुई चोरी की चांदी की पाजेब, चांदी के सिक्के, नकदी इत्यादि बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त उसके पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त पर पूर्व में ही लगभग 1 दर्जन चोरी इत्यादि के मुकदमे पंजीकृत हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आज रात्रि यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों एक ऑडियो जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि एक जमीनी मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर पीड़ित द्वारा की गई थी, जिसके बाद से लखनऊ से पीड़ित के पास एक कॉल आई और समस्या का निस्तारण करने के लिए चाय पानी की मांग की गई। दरअसल बुढ़ाना में एक युवती को लगभग 2 बीघा जमीन पर विवाद चल रहा है और अब आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर साथ ही कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत सभी जगह करने के बाद से पीड़ित द्वारा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी। और आरोप ये भी है कि तकरीबन 10 से 12 दिन पहले लखनऊ से एक कॉल पीड़ित के बेटे के मोबाइल पर आई थी, जिसमें उनकी इस जमीन के विवाद का निस्तारण करने के लिए चाय पानी की मांग की गई थी, जिसके बाद से राहुल ने इस ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो इस समय जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने शिकायत करी थी मुख्यमंत्री पोर्टल पे, तो मेरे तरह रिश्वत मांगी गई जी। मेरी माँ के नाम जमीन है, बीरमती के नाम वहाँ हमारी जमीन यहीं पे है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे लखनऊ से फोन आया जी, कल लगा चाय पानी का खर्चा दे दो, तुम्हारा निस्तारण करवा देंगे जमीन का। 8-7 दिन हो गए जी, फोन आया था। क्योंकि सरकार में कह रहे हैं कि कितनी रिश्वतखोरी चल रही है आजकल तुम्हारी सरकार में भी। मैंने शिकायत मुख्यमंत्री एनजीटी के आदेशों की धज्जियां
उड़ाई जा रही है। बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। शाहपुर में कोल्हू संचालक का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोल्हू में प्लास्टिक, रबड़, हॉस्पिटल का वेस्टेज कचरा फैलाया जा रहा है, जिससे जहर उगलना, कोल्हू से सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं और आसपास के लोगों के गले में खराश, सांस लेने में दिक्कतें, आंखों में जलन और दामे की मरीजों की कोल्हू के उगलते जहर से में शामिल हो गया है। बता दें कि बीमारियां कमाई के लालच में परोसी जा रही हैं। ऐसे में शिकायत के बाद भी प्रदूषण विभाग मौन साधा हुआ है। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मौलवी पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगा रहा है। गुस्से में चूर मौलवी गर्दन उतारने की धमकी भी देता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले मौलवी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था। वीडियो में मौलवी कहता हुआ नजर आ रहा है कि साले की गर्दन काट दूंगा। बता दें कि पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगा है और इसके बाद से मौलवी ने ये बयान दिया है, जिसके बाद से इन दिनों ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है। ऐसे में मौलवी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने आके अब अजान नहीं हो गया। मैं कहा अजान तो होने वाली है अभी, तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। तो जब ये 3-4 और आ लिया, दरोगा आ लिया, तो यहाँ के अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से ही हो रही। पहले माइक पे हमारे हुए थे और माइक लगे थे, हमने उतार ली उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाज़त दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कहा परमिशन कहाँ है? मगर ये लग रही, तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। नोएडा थाना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जिसके चलते पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। यहाँ पर लोग विदेशों में रहने वाले NRI को निशाना बनाते थे और बता दें कि कर्मचारी जो है वो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार समेत OTT अन्य प्लेटफॉर्म पर रिचार्ज करवाने के नाम से धोखाधड़ी करते थे, जिसके चलते OTT प्लेटफॉर्म पर रिचार्ज और सब्सक्रिप्शन दिलवाने के नाम पर $100 से $300 तक वसूलते थे। पुलिस ने गिरोह की महिला मास्टरमाइंड सहित 6 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कई बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, भारी संख्या में मोबाइल फोन और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जोन में ADCP सैविया गोयल और ACP स्वतंत्र के नेतृत्व में क्षेत्र में जितने भी कॉल सेंटर या तकनीकी रूप से मैनिपुलेट करके कोई भी ऐसे सेंटर्स जो चल रहे हैं, उनके अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है। उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए CP मैम ने स्पेशली इनको अपॉइंट किया है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, जो साइबर से रिलेटेड अपराध हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। इसी क्रम में लगातार इस क्षेत्र में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और फेज 1 में एक कॉल सेंटर के रूप में ऑपरेट होने वाला एक सेंटर पकड़ा गया है, जो लोगों को OTT प्लेटफॉर्म की कॉपी बना करके उपलब्ध कराता था। ये डेटा को रीरूट करके उनको अवेलेबल कराते थे और ये खासकर जो इंडियन रेसिडेंट हैं फॉरेन में, खासकर पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में या अन्य कहीं देशों में जो रहते हैं, उनको कांटेक्ट करके उनको ये अवेलेबल कराते थे और उनसे डॉलर में पेमेंट लेते थे। एक नेटफ्लिक्स और डिज्नी, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, बूट आदि जो चैनल्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो कंटेंट हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये लोग रीरूटिंग करते थे। और इसके साथ जो मेन कंपनी इनकी थी, वेबीज सर्विसेज लिमिटेड करके ये कंपनी चला रहे थे। इनकी मास्टरमाइंड जो तनिष्का है वो पूरे इस रैकेट को ऑपरेट कर रही थी। जनपद दिसंबर के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन नोएडा की जहरीली हवा से अब तक कोई भी राहत नहीं मिली है। एयर क्वालिटी लगातार बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह और शाम के समय धुंध और स्मॉग की परत साफ दिखाई दे रही है। साथ ही बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा मरीजों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्राधिकरण की एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव अभियान भी लगातार जारी है, लेकिन हालत में सुधार नहीं देखा जा रहा है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ PM मोदी की आज बैठक है, जिसके चलते थोड़े समय बाद ही ये बैठक चालू हो जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र के दौरान NDA के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह
आज बैठक करने वाले हैं। ऐसे में एनडीए सांसदों के साथ ये संसद भवन में मुलाकात करेंगे। शीतकालीन सत्र की वजह से सभी सांसद जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के एनडीए सदस्यों से लगातार मिल रहे हैं, सांसदों से अलग अलग दिन मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में यूपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे और ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और प्रदेश इकाई में नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के अपेक्षा से कम प्रदर्शन के बाद से तत्काल अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जून में इस्तीफा दे दिया था। तब से ये पद खाली है, जिसे भरने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री इससे पहले बिहार एनडीए सांसदों से भी मिल चुके हैं। गुरुवार शाम उन्होंने अपने आवास पर 7 कल्याण मार्ग पर सभी एनडीए सांसदों से रात्रि भोज का आयोजन भी किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने अत्यंत सुखद अनुभव बताया। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है और ऐसे में पीएम मोदी ने आज सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई है और यूपी के सांसदों के साथ भी पीएम मोदी की बैठक है और ऐसे में ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। सभी राज्यों के एनडीए से लगातार मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार बैठकों का दौर चालू है और ऐसे में यूपी में भी जो सांसद हैं उनके साथ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि तमाम जो यूपी से लेकर बिहार तक तमाम जो सांसद हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान आज जो बैठक होने वाली है वो बेहद ही अहम मानी जा रही है। एसआईआर अभियान की तारीख बढ़ाए जाने से जिला प्रशासन की 55,000 मतदाताओं को ट्रेस करने का मौका मिल गया है और अब 26 दिसंबर तक 1,800 बूथों पर बीएलओ मतदाता सूची में एसआईआर का काम करेंगे। शुक्रवार को सभी बूथों पर बीएलओ उन मतदाताओं की सूची के लिए बैठेंगे जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है और ऐसे में 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने के भी तैयार हो गए हैं और ये सूची राजनीतिक पार्टियों के बीएलओ के साथ साझा की जाएगी ताकि लापता मतदाताओं को आखिरी बार खोजा जा सके। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार एसआईआर को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में यूपी में एसआईआर की जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है और अब 26 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म आप भर सकते हैं। मतदाता सूची का अंतिम जो प्रकाशन होगा वो 28 फरवरी को होगा। ऐसे में बीएलओ के लिए भी ये बड़ी राहत मानी जा रही है, उनके लिए भी काफ़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई जानकारी बताई जा रही है कि बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है सहारनपुर में ईडी की छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में छापेमारी की गई है, यूपी से खबर है और ऐसे में बता दें कि लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है और ये छापेमारी सहारनपुर में की गई है। अभिषेक शर्मा के घर पर भी ईडी की छापेमारी की गई है और कफ सिरप मामले में ये बड़ी छापेमारी की गई है और मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 लोगों में से 6 सहारनपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और एसटीएफ ने विभोर, विशाल, सचिन और बिट्टू को पकड़ा था और ऐसे में सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच ईडी की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और इस दौरान सहारनपुर में ईडी की छापेमारी हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में ये बड़ी छापेमारी देखने को मिल रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।